नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। गजा से सबसे बड़ी खबर है, गजा में 7 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ईरान से जिस समय जंग चल रही थी उस समय सबका ध्यान गजा से हटा हुआ था, इसलिए इजराइल ने गजा के ऊपर बेइंतहा जुल्म किए हैं। 870 लोग बताए जा रहे हैं कि केवल इस 12 दिन के वक्फे में मारे गए हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जो खाने के लिए लगे हुए थे, इमदाद के लिए लाइन में लगे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच हमास भी लगातार इनका मुकाबला कर रहा है। चूंकि सीज फायर की बात किनारे कर दी गई है तो हमास भी लगातार इनका मुकाबला कर रहा है, और कल हमास को बहुत बड़ी सफलता मिली है जब कम से कम 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। 7 का नंबर मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह वो नंबर है जो इजराइल के अखबार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इजराइल के अखबारों में भी पहले 6 की खबर छपी, फिर 7वें को लाया गया, और अब कहा जा रहा है कि 7 लोग मारे गए हैं। हालांकि दावा यह है कि मारे गए लोगों की संख्या, मारे गए आर्मी के लोगों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। तो जाहिर है कि जमीनी अगर लड़ाई होती तो बराबरी से ज्यादा की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन आसमान से इजराइल जिस तरह की तबाही बरसाता है, या फिर जिस तरह से उसने इमदाद के पूरे सिस्टम को कैप्चर करके इमदाद लेने आने वाले लोगों को मारा है, वो शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी शैतानी हरकत से ज्यादा बड़ी हरकत है। उसके बारे में अब बात करना बेहद जरूरी है। हम उस पर बात करेंगे, आगे भी आएंगे। गजा पर लगातार लोगों की निगाहें लौटी हैं। यावर लैपिड जो विपक्ष के नेता हैं इजराइल के अंदर, उन्होंने कहा है कि अब गजा का वार भी हर हाल में खत्म होना चाहिए। यही नहीं, जो लोग अगवा किए हुए लोग हैं, जो बंधक हैं हमास के पास, उनके परिवारों के लोगों ने भी फिर से कहना शुरू किया है कि गजा के अंदर जंग रुकनी चाहिए। जर्मनी के चांसलर, जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है, यहां तक कि ईरान के साथ भी जो लड़ाई हुई उसमें वो लगातार इजराइल के साथ खड़ा था। इजराइल को जो देश हथियार भेजते हैं उसमें पहले नंबर का अमेरिका है, दूसरे नंबर का जर्मनी है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है जब गजा के अंदर भी सीज फायर होना चाहिए। यही नहीं, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जो वहां के विदेश मंत्री भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने बवाल चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल गजा का है। जब तक गजा में शांति नहीं होगी तब तक मिडिल ईस्ट में पूरी शांति नहीं होगी। दरअसल ईरान के साथ जो सीज फायर कह लें या ट्रूस कह लें जो हुआ है इजराइल का, उसमें तमाम लोगों के ये सवालात थे कि गजा को क्यों नहीं शामिल किया गया। मैं भी उन लोगों में से हूं जो ये चाहता था कि गजा को भी इसमें शामिल किया जाता और जंग साथ में खत्म होती। यह सच है कि गजा अगर इसमें शामिल हो जाता तो मामला बड़ा हो जाता। गजा नहीं शामिल है तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ईरान की भी अपनी मजबूरियां हैं। ईरान ने इजराइल को एक तरफ तो कर दिया, लड़ाई ये बहुत शानदार तरीके से लड़ी ईरान ने, लेकिन आप जानते हैं लंबे समय से सैंक्शन झेल रहे ईरान के लिए भी इसकी इकोनॉमिक कास्ट कम नहीं है। दरअसल भारत में खासतौर पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ हो गया, लेकिन समझना चाहिए नुकसान ईरान का भी बहुत हुआ है। इजराइल की हार हुई है, जबरदस्त हार हुई है, लेकिन नुकसान ईरान का भी बहुत ज्यादा हुआ है। अगर माली नुकसान की बात करें, जान के नुकसान की बात करें, तो ईरान का नुकसान भी कम नहीं हुआ है। सारी दुनिया उससे ट्रेड बंद कर चुकी है। केवल चाइना है, रशिया है, कुछ और मुल्क हैं जिससे उसका ट्रेड होता है। इसीलिए तेल का अथाह भंडार होने के बावजूद ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप यहां का 1000 रुपए लेके जाएंगे ईरान में, तो उसके बदले में जो ईरानी करेंसी मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। ईरानी करेंसी की भी वैल्यू गिरी हुई है, और जिस तरह से मामला बदल रहा है उससे यह जरूर लग रहा है कि ईरान के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं और इजराइल के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। जैसे बात कीजिए, न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हो रहा है। अब न्यूयॉर्क के मेयर में वहां आप जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर चुनाव होता है जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट आता है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चुनाव होता है जिससे रिपब्लिकन कैंडिडेट सामने आता है। इसको प्राइमरी कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक के जो प्राइमरी इलेक्शन हुए उसमें जोहरान ममदानी चुनाव जीते, ये छोटी बात है, छोटी नहीं है, लेकिन ये एक अलग बात है। हम लोगों के लिए ये ज्यादा खुशी की बात इसलिए है क्योंकि जोहरान ममदानी का हिंदुस्तान से ताल्लुक है। उनकी माताजी मीरा नायर को एक शानदार फिल्म मेकर के रूप में हम लोग जानते हैं, और उनके पिताजी जो हैं वो गुजरात से गए थे, तो वो आप कह सकते हैं इंडियन ओरिजिन के हैं ही तो वो एक खुशी तो है ही। लेकिन उन्होंने जिसको हराया है, एंड्रयू कमो, वो इजराइल का समर्थक है। मैं आपको स्क्रीन पे इजराइल के अखबारों का रिएक्शन दिखा रहा हूं।
ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन तो न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, लेकिन शॉक लग रहा है इजराइल के अंदर, क्योंकि वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एंड्रयू कमो, वो घोषित रूप से इजराइल के समर्थक हैं। तो इजराइल के अखबार छाप रहे हैं कि प्रो इजरायली जो कैंडिडेट थे कमो, वो हार गए। उनको दुख इस बात का है कि एक ऐसा कैंडिडेट जीता है जिसने कहा कि अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता हूं और नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आता है तो आईसीसी के वारंट का पालन करवा के उसको मैं गिरफ्तार करवा दूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ हवा बन रही है, या कहें इजराइल की हवा बदल रही है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक सीनेट मेंबर हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन, और ये रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट नहीं है, ये रिपब्लिकन है, ट्रंप की पार्टी के हैं। इनका एक ट्वीट देखिए, ये कहती हैं, देयर वाज वंस अ ग्रेट प्रेसिडेंट दैट द अमेरिकन पीपल लव्ड, ही अपोज्ड इजराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड देन ही वाज असैसिनेटेड। आई एम फॉर पीस, आई अपोज वार इंक्लूडिंग वार इजराइल वेजेज। एक वक्त में अमेरिका का एक अच्छा प्रेसिडेंट था जिससे लोग प्यार करते थे। उसने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध किया और उसके बाद उसको मार दिया गया। बात कर रही हैं जॉन एफ कैनेडी की, जिनकी हत्या हुई थी। गाड़ी में जा रहे थे, गोली मारी गई थी और उनकी हत्या हुई थी। और जॉन एफ कैनेडी ने 2-3 बातें कही थी। एक बात तो यह कहा था कि इंग्लैंड ने फलस्तीन को इजरायलियों को भेंट कर दिया, जबकि फलस्तीन इंग्लैंड का था नहीं। एक ऐसी बात जो किसी ज़ायनिस्ट को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये तो यही कहते हुए आए हैं कि द लैंड विदाउट पीपल, फलस्तीन पर तो कोई रहता ही नहीं था। वहां जो रहने वाले थे उनके वजूद को इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दूसरी बात कि इजराइल उस समय चोरी छुपे न्यूक्लियर बना रहा था, न्यूक्लियर बम बना रहा था। और आज जो अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, उस समय बाकी सब खामोश थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी इसके खिलाफ थे। वो इजराइल को मिलने वाली जो इमदाद थी वो बंद करने की बात कर रहे थे। उसके बाद ही उनको मार दिया गया। और इस बात का अक्सर आरोप लगाया जाता है कि इस खेल में मोसाद और सीआईए शामिल थे। अब ये बात बाकी लोग तो कहते रहे हैं, लेकिन एक रिपब्लिकन सेनेटर अगर ये बात आज खुल के कह रही हैं, इसका मतलब ये है कि वहां की सेनेट के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल की हकीकत को जानते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, और अब वो खुलकर कह रहे हैं। क्यों खुल के कह पा रहे हैं? क्योंकि जो ट्रंप या अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा इजराइल के पिछलग्गू बने रहते थे, उस ट्रंप ने अपनी जिंदगी में पहली बार और अमेरिका के इतिहास में पहली बार इजराइल को सीधा आदेश दिया जब ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया कि बम गिराना बंद करो। इजराइल के लिए यह शॉकिंग था। मैं आपको बताऊं, इजरायली अकाउंट से उसके बाद जिस तरह के मैसेज आने शुरू हुए, पूरा किस्सा यह है कि जब ट्रंप ने हड़काया, और ये इजराइल के अखबार एक्सेप्ट करते हैं, तो जो बड़ा बम गिराने की प्लानिंग थी उसकी जगह हल्का फुल्का बम गिरा के बस काम चला लिया गया, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इसके बाद इजराइल के जो लोग हैं, जिनको यह आदत है कि उनकी लड़ाई अमेरिका लड़े, अमेरिका के पैसे खर्च हों, अमेरिका के लोग मारे जाएं, लड़ाई उनकी लड़ी जाए, वो एकदम पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क पे बम गिरा दो, व्हाइट हाउस पे बम गिरा दो, ट्रंप को मार दो। भक्त जैसे हमारे यहां पागल होते हैं, वैसे ही पागल हो गए हैं। दरअसल यह शॉक है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेरिका इजराइल के साथ उस तरह से खड़ा नहीं दिख रहा है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इजराइल को वार्निंग दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के अंदर बम गिरे हैं, और इतने जबरदस्त बम गिरे हैं कि वो बर्बादियां भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर बम गिर गया। उन्हें लग रहा है हमारे ऊपर कैसे बम गिर सकता है, हम तो दुनिया के सबसे सुरक्षित देश थे, हमारे यहां तो आयरन डोम था, हमारे यहां तो जरा सा कुछ हो जाए तो अमेरिका अपनी पूरी फौज भेज दिया करता था, और वो अमेरिका आज हमको डांट रहा है कि चुप होके बैठ जाओ, कोई बम ना गिराओ। ये शॉक है। और इस शॉक के चलते इजराइल के जो लोग हैं, ये इजराइल का अखबार जेरूसलम टाइम्स छाप रहा है, जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कि उनका ट्रस्ट जो था, जो भरोसा था, वो टूट रहा है। दुनिया भर के मुल्कों के बाशिंदे, जो यहूदी बाशिंदे हैं, वो यहां आते हैं इजराइल में, आराम से घर कब्जा करते हैं, या पहले से कब्जा किया हुआ घर उनको दिलवाया जाता है, और अपना स्वर्ग समझ के रहते हैं। उस स्वर्ग पे बमबारी हुई है, उस स्वर्ग पे मकान जमींदोज हो गए हैं, उस स्वर्ग पे लोग मारे गए हैं, उस स्वर्ग में हाइफा का पोर्ट तबाह हो गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है।
ये भरोसा तोड़ने वाला है। इजराइल का भरोसा टूटा है। दसियों हजार लोग इजराइल छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं कि हम यहां से भागना चाहते हैं। इस जंग के दौरान भी कितने लोग निकल कर गए, और अगर रोक नहीं लगाई होती इजराइल ने तो और भी ज्यादा लोग निकल के गए होते, और ये प्रोसेस और तेज होगा। ये इजराइल के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। इजराइल एक नेचुरल कंट्री नहीं है। ईरान एक नेचुरल कंट्री है। ईरान का जो रहने वाला है उसकी 7 पुश्तों की कब्रें वहीं बनी होंगी। यहां तक कि फलस्तीन एक नेचुरल कंट्री है। जो फलस्तीनी है उसकी 7 पुश्तों की कब्रें वहीं बनी हैं। जैसे कोई हिंदुस्तानी हो सकता है, कोई कुछ और हो सकता है, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। 70 साल पहले तो उसका इतिहास शुरू होता है। तो जो लोग हैं वो पहली पीढ़ी के हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं, हद से हद तीसरी पीढ़ी के हैं, और वो सब ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जिनका एक दूसरा घर अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, पोलैंड में है, अलग अलग कंट्रीज में है। तो उनका ये इकलौता घर भी नहीं है। यहां बस इतना था कि मजे बहुत थे। अरबों के खिलाफ जो चाहे वो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी गुंडागर्दी करो, शान से रहो, अपार्थाइड फॉलो करो, ये सब शान यहां पर था। और ये जो बम गिरे हैं उसने इन सब शानों पर भी बट्टा लगा दिया है। इजरायलियों के दिमाग में भी ये कीड़ा घुसा है कि हम भी सेफ नहीं है, कल को हमारे खिलाफ और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को जाकर सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। हम जो समझते थे कि हफ्ते भर में ईरान को गिरा देंगे, वो नहीं गिरा पाए। दावे भी एक के बाद एक झूठे निकल रहे हैं। कल इस्माइल कानी जो हैं वो पब्लिक के अंदर दिखाई दिए। इस्माइल कानी के बारे में दावा किया गया था कि उनको मार दिया गया। इस्माइल कानी आप लोगों को याद होंगे, जब हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मारा गया था तो भी उनके ऊपर काफ़ी शक था। काफ़ी ऐसी खबरें फैलाई गई थी कि वो मोसाद के लिए काम करते हैं, CIA के लिए काम करते हैं। ये सब झूठ पाया गया था। और इस बार भी दावा किया गया कि इस्माइल कानी को मार दिया गया है। और इस्माइल कानी के कल वीडियो आए लोगों के बीच, पजेश्कियन के वीडियो आए लोगों के बीच। ईरान के लोगों से नेतन्याहू ने अपील किया था कि वो विद्रोह कर दें, और ईरान के लोग सड़क पर आकर जलसा मना रहे हैं इजराइल की हार का। ये इजराइल के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। कुल मिलाजुलाकर नेतन्याहू फिर भी दावा कर रहा है कि हम जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब आप देखिए, अमेरिका में CNN और दूसरे अखबार ये बात कह रहे हैं कि ये दावा भी फर्जी है। फार्दो को जो नुकसान पहुंचा है उससे ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, वो कुछ महीने पीछे गया है, बरसों पीछे नहीं गया है। इसका मतलब नुकसान बहुत कम हुआ है। जितना दावा किया जा रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने इसके जवाब में तमाम सारी उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, रिसर्च झूठ नहीं बोलता है। CNN जो कह रहा है वो सच है। और ईरान दावा कर ही रहा है कि उसका जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो अनअबेटेड रूप से चलता रहेगा, निर्बाध रूप से जारी रहेगा। तो ये भी जो अपनी सफलता बताने की कोशिश नेतन्याहू कर रहा है, ये भी सफल नहीं हुआ है। और ट्रंप अब कह रहे हैं कि रेजिम चेंज करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। कह दिया कि चीन को ईरान अपना तेल बेच सकता है। हालांकि पहले भी ईरान बेच रहा था, इनके कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको अमेरिकन अप्रूवल मिल गया। और अगर अमेरिका सैंक्शन हटाना शुरू कर देता है, अगर आधे सैंक्शन भी हट जाते हैं, तो 10 साल के अंदर ईरान उस इलाके का सबसे पैसे वाला और सबसे मजबूत मुल्क बन के उभरेगा। और ये इजराइल के लिए, उसके वजूद के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए, ये खेल जो जायनिस्टों का रहा है वो बहुत शानदार रहा है। नेता खुलकर बोलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा पागल होते हैं वो खुल के बोल देते हैं। एक पुरानी वीडियो है जिसमें एक आदमी, एक यहूदी जो रब्बाई है, वो सरमन दे रहा है। उस सरमन में वो कह रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ते रहें। अगर ईसाई और मुसलमान एक हो गए तो हमारा तो खात्मा हो जाएगा। तो हमें ईसाइयों को मुसलमानों से लगातार लड़ाते रहना होगा। दोनों एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएंगे और हमारा राज दुनिया के ऊपर हो जाएगा। ये अंदर की ज़ायनिस्ट साजिश है जिसको एक बेवकूफ ने पब्लिकली कह दिया। 9/11 की बात होती है। 9/11 को लेकर भी बहुत लोग मोसाद के हाथ की बात करते हैं। मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि जिस ISIS को इन्होंने बनाया था, जिस अलकायदा को इन्होंने फंड किया था, उन्हीं की हरकतों का फायदा उठाकर पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया चलाया गया और मिडिल ईस्ट इसका सबसे बड़ा निशाना बना, जिसमें लाखों लोग मारे गए। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका में ज्यादातर लोग इस बात को समझने लगे हैं? सीनेट के अंदर आधे तो ऐसे हैं जो इजराइल के जर खरीद हैं वाया आईपैक, जिनको आईपैक ने अरबों खरबों देकर खरीदा हुआ है, लेकिन बचे हुए लोग
क्या आप सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं कि इजराइल के चक्कर में अपना नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है? याद रखिएगा, अमेरिकी सेनेट के अंदर जिस दिन इस बात का बहुमत हो जाएगा कि इजराइल को फालतू में हम जो पैसे दे रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं और जिससे हमारी सिर्फ बेइज्जती हो रही है, उसकी जगह अगर हम ईरान के साथ ढंग से ट्रेड कर सकें तो फाइनेंशियली भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमको मिडिल ईस्ट में इतनी सारी आर्मी भी नहीं रखनी पड़ेगी। बाकी मुल्क हमारे पहले से दोस्त हैं। फलस्तीन एक आजाद मुल्क बन जाए, ईरान के साथ बिजनेस होने लगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आपको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी दुनिया पहले से ज्यादा बेहतर होगी। नुकसान अगर किसी का होगा तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होगा। अमेरिका को यह फैसला करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल के चक्कर में सारी दुनिया को अपना दुश्मन बनाएगा या फिर आगे की सोचेगा। ट्रंप के जो हालिया बयान हैं वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रंप और अमेरिका के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल गलत है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था ना कि तिजारत सबसे बड़ी चीज है, उसी के हिसाब से बाकी सब कुछ होता है। अगर वाकई अमेरिकी ये सोचने लगे और इजराइल के अंदर ईरान के अटैक के बाद जो पैनिक फैला है, जो उसका ये हवा खत्म हो गया है कि हम तो अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता है, वो मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा गजा का है। देखना है, इंतजार कर रहे हैं हम कि गजा के अंदर सीज फायर को लेकर आगे क्या बात होती है। उम्मीद यही है कि ईरान के बाद अब गजा के अंदर सीज फायर की कोशिश होगी। अगर गजा में सीज फायर होता है तो ये सबसे बड़ी खबर होगी। तब तक जो भी अपडेट्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाते रहिए। आप हैं तभी हमारे पास वो ताकत है कि हम बिना डरे बिना झुके वो सच बोलते हैं जो ना नेशनल मीडिया बोलना चाहता है और ना ही इंटरनेशनल गोदी मीडिया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।